हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की थर्ड पॉलिसी के ऊपर, जो कि है हमारी ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, हमारे पहले के जो एनईपी पॉलिसी थी उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तीन तरह की पॉलिसीज थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पहले लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के लिए आपको लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की नॉलेज होना जरूरी है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन पे, इसमें हम लोग बात करेंगे उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके फायदे, उसके नुकसान और उसके टाइप्स कि ग्लोबलाइजेशन कितनी तरह का होता है, ग्लोबलाइजेशन आने से हमारी कंट्री में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो जो ये क्वेश्चन है मेरा कि ग्लोबलाइजेशन इज अ गुड और बैड फॉर अवर सोसाइटी, इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो उसके लिए पहले आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसने वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ एक इंटरेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया था और इंटीग्रेशन यानी सब कुछ कंबाइन कर दिया था। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कंबाइन आवर इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने हमारी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने कंबाइन कर दिया, जिससे अब हमारी इकोनॉमी और उनकी इकोनॉमी सेम है। मतलब हम जो चाहे वहां जाके ट्रेड कर सकते हैं, वो जो चाहे यहाँ आके ट्रेड कर सकते हैं। हम उनकी कंट्री में जाके बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो हमारी कंपनी में बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन सिंपल सा वर्ड है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरा वर्ल्ड एक बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई कहीं अलग ना कुछ, सबके लिए, सारी बिजनेस फर्म के लिए सब कुछ सिमिलैरिटीज है। हाँ, वो बात अलग है कि हर कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल है, बट आप वहां जाके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इस ग्लोबलाइजेशन को बेसिकली हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया: पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो मेरी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट हो गई और चाइना की गवर्नमेंट हो गई, या इंडिया की गवर्नमेंट हो गई और यूएसए की गवर्नमेंट हो गई। तो अगर किसी कंपनी को बिजनेस करना है इंडिया में भी और चाइना में, यूएस में, पाकिस्तान में, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे इंडिया वालों ने तो परमिशन दे दी कि चाइना वाले यहाँ आ जाए, बट चाइना वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? बिजनेस सेटअप हो पाएगा इंडिया का वहां पे? नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा? चाइना की मार्केट को तो फायदा हुआ कि वो इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, बट इंडिया की मार्केट, इंडिया की बिजनेसमैन को कोई फायदा नहीं हुआ कि वो चाइना में जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर पाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इंटरेक्शन या दोनों के बीच में कोऑपरेशन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो होना जरूरी है। सेकेंड टाइप हमारा है पॉलिटिकल के बाद हमारा सोशल। सोशल का मतलब यहाँ पे है हमारे आइडियाज, थॉट्स, कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशंस, इन सारी चीजों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हम चाइना में जा रहे हैं तो हमें चाइना के ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन सब कुछ पता होगा, तो हम वहां पे ट्रेडिंग अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम नेपाल, मतलब हम लोग नेपाल जा रहे हैं तो नेपाल के लिए भी हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। पाकिस्तान जा रहे हैं तो वहां का कस्टम पता होना चाहिए। पता चले पाकिस्तान में जाके आप हनुमान जी की फोटो बेच रहे हो तो क्या होगा? कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हनुमान जी का कोई रोल ही नहीं है, वहां पे राम का, सीता का, ठीक है, इनका कोई रोल ही नहीं। वहां पे रोल किसका है? अल्लाह का रोल है। तो जैसा आपकी कंट्री होगी, उस कंट्री में जिस टाइप के लोग, जिस रिलीजन के लोग रहते हैं, आपको बिजनेस भी उसी तरह का करना पड़ेगा। तो वो सोसाइटी, जो सोसाइटियल इंटरेक्शन है वो भी आपके बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेरा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब हो गया कि दोनों कंट्रीज, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया यूएस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कोई भी जो कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज ये अलाउ करे कि हम दोनों आपस में ट्रेड करने के लिए रेडी हैं। यानी आप हमारे यहाँ से सामान खरीद बेच सकते हो, हम आपके यहाँ से सामान खरीद बेच सकते हो। तो सिंपल सी चीज है, ग्लोबलाइजेशन में कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेट कराना। रिलेट कैसे करा पाओगे? जब दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती होगी, दोनों के सोशल ग्रुप्स मिलते होंगे, या दोनों की इकोनॉमिक कंडीशंस मिलती होंगी, दोनों लोग ट्रेडिंग के लिए कंफर्टेबल है। इन तीन मेथड्स के थ्रू आप ग्लोबलाइजेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। शायद आपको एक बात नहीं पता होगी,
हमारी इंडिया जो है वो बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करती है, जैसे लेदर, स्पाइसेस, ठीक है, फूड ग्रेन्स, ये बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं जो सिर्फ इंडिया से ही बाहर जाते हैं, बाकी और कहीं पे नहीं होते हैं। ग्लोबलाइजेशन से पहले, यानी जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था 1991 में, तो हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट परसेंटेज था वो सिर्फ 15% था। कितना था? 15% था। और जो इंपोर्ट परसेंटेज था वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 60% था। यानी हम एक्सपोर्ट 15% करते थे और इंपोर्ट 60%, मतलब 15 रुपए कमा के हम 60 रुपए खर्चा करने के लिए तैयार थे, मतलब 4 टाइम्स हम लोग एक्सपेंसेस ज्यादा करते थे। उससे क्या होगा? इकोनॉमी नीचे ही जाएगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 15% से बढ़ के 60% हो गया है, और जो इंपोर्ट था 40% वो इंक्रीज होकर सिर्फ 50% तक पहुंचा है। ये अप्रोक्सीमेटली एक फिगर है, क्योंकि ये हर साल हमारी नई नई चेंज होती है, तो ये आपके इसमें वेरिएशन हो सकता है। बट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत तेजी से बूस्टअप हुआ है, जिससे हमारी इकोनॉमी को फायदा हुआ। ठीक, अब ग्लोबलाइजेशन आने से हमारी इकोनॉमी को फायदा या नुकसान क्या हुआ है, तो दोनों डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आने से फायदा क्या हुआ या ग्लोबलाइजेशन आने से नुकसान क्या हुआ। ग्लोबलाइजेशन आने से पहला फायदा जो हमारा हुआ, इंसेंटिव फॉर द कंट्रीज, कि मेरी जो कंट्रीज थी, जो डिफरेंट कंट्रीज थी, उनको इंसेंटिव्स मिलने लगे। इंसेंटिव का मतलब उनको बेनिफिट्स मिलने लगे। अब जैसे कोई कंट्री है जो इंडिया से पुअर स्टेज पे, मतलब इंडिया से बेकार स्टेज पे, उसके पास मशीन्स नहीं है, तो क्या होगा? इंडिया वालों के लिए जो मशीन्स आउटडेटेड होंगी वो उनके लिए अपडेटेड होंगी, वो वहां से जाके ले सकते हैं। अब जैसे हमारे लिए कुछ कार हैं, कुछ कार कंपनीज हैं या कुछ कार के मॉडल्स हैं जो हमारे लिए बहुत हाईफाई है, जैसे बुगाटी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, फरारी हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़े ब्रांड है। लेकिन वहीं आप चले जाओ, आप गल्फ कंट्रीज में चले जाओ, तो गल्फ कंट्रीज में क्या है? आम बात है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की जो लेवल है वो अलग है, तो जो उनके लिए आउटडेटेड है वो इंडिया के लिए अपडेटेड है। जैसे अगर यूएस में कोई मशीनरी आउटडेटेड हो गई है तो वो इंडिया के लिए क्या होगी? अपडेटेड होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो टेक्नोलॉजी आई नहीं अब तक। तो जो उनके लिए आउटडेटेड है वो हमारे लिए अपडेटेड है, उसी तरह से जो हमारे लिए आउटडेटेड है वो किसी और के लिए अपडेटेड होगा। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हर कंट्रीज के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो गए थे कि वो आउटडेटेड या अपडेटेड सामान जो है वो अपडेटेड सामान कंट्री से, अपनी कंट्री में मंगा के, और आउटडेटेड सामान अपनी कंट्री से हटा के अपने आप को वेल एस्टैब्लिश कर सकते थे। दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन से फायदा हुआ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या हो गया? जब हमारा जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन होने से हमारा फायदा क्या मिला कि हमारा जो इकोनॉमी थी उसका स्केल बढ़ गया। इकोनॉमी का स्केल कैसे बढ़ गया? जब ग्लोबलाइजेशन हुआ हमारे लिए डिफरेंट मार्केट्स अवेलेबल हो गई कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, जर्मन, यूरोप, ये सारी कंट्रीज हमारे लिए अवेलेबल हो गई। जब ये सारी कंट्रीज हमारे लिए अवेलेबल हो गई तो मार्केट भी तो बढ़ गया। मार्केट बढ़ गया तो हमें अब प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करेंगे तो इनकम होगी, इनकम होगी तो जीडीपी अपने आप इंक्रीज करेगा। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? मेरी इकोनॉमीज बूस्टअप हो गई या बढ़ गई। तीसरा जो फायदा हुआ, कॉस्ट रिडक्शन। हमारी जो कॉस्ट है, जो किसी भी चीज को बनाने में जो खर्चा आने लगा वो कम से कम आने लगा। क्यों? पहले हम लोग अपनी, मतलब किसी भी एक जगह से सामान मंगवा रहे थे, अब जब आपके पास एक ही ऑप्शन है तो वो क्या करेगा? महंगा ही देगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहां पे क्या होगा कि आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि वो एक बंदा है। जब वो एक बंदा है तो वो क्या करेगा? हाई प्राइसेस चार्ज करेगा। हाई प्राइसेस चार्ज करने से क्या होगा? आपके पास सिर्फ वही ऑप्शन है, आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हाई हो जाएगा। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उससे क्या हुआ? मेरे पास पूरी मार्केट अवेलेबल है। अब कोई एक 60 रुपए का दे रहा, दूसरा 40 का दे रहा, तीसरा 30 का दे रहा, चौथा 10 का दे रहा, तो हम किसके पास जाएंगे? 10 वाले के पास। तो जो रॉ मटेरियल पहले हमें 60 रुपए का मिल रहा था अब 10 रुपए का मिला, तो सीधे सीधे मेरी कॉस्ट में 50 रुपए की कमी आ गई, फायदा हो गया। तो वही चीज यहाँ पे है कि कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि जब आपको बनाने में खर्चा कम आ रहा है तो आप बेचोगे भी सस्ता। जैसे चाइना के प्रोडक्ट सस्ते क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने यहाँ ही सब कुछ बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल भी अपने यहाँ बनाते हैं, उसको फिनिश गुड भी अपने यहाँ बनाते हैं, उससे एक्सपोर्ट सब कुछ वो अपने यहाँ करते हैं, सामान सस्ता होगा। हमारे यहाँ महंगा क्यों आता है? क्योंकि हम बाहर से मंगवाते हैं। जब बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमें ड्यूटीज, टैक्सेस, चीजें देनी पड़ेगी ना, तो ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा। ठीक है ना? तो तीसरा फायदा हमारा क्या हुआ? कॉस्ट रिडक्शन। चौथा, अवॉइडेंस ऑफ रेगुलेशन। अब हम पे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, हम जिस कंट्री में चाहे उस कंट्री में जाके बिजनेस सेटअप कर सकते थे।
गवर्नमेंट इंटरफेरेंस खत्म हो चुका था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो चुका था, रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए अब इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो ग्लोबलाइजेशन आने से हमारी मार्केट इनलार्ज हो गई, इकोनॉमी बढ़ गई, प्रोडक्शन बूस्टअप हो गया, ठीक है, आपके कॉस्ट रिडक्शन हो गया और कंट्रीज के लिए भी इंसेंटिव ऑफर। लेकिन जैसे मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी चीज है तो उसके फायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी उतने ही होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का नुकसान क्या क्या हुआ? पहला, बैरियर्स टू द एंट्री। आप किसी भी कंट्री में जाके बिजनेस सेटअप तो कर सकते हो, लेकिन आपके पास पैसा तो हो। अब आप छोटे सब्जी वाले हो, सब्जी का ठेला लेके जाते हो, तो क्या करोगे? चाइना जाओगे सब्जी बेचने? नहीं जा सकते हो ना। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में जाके सामान बेचो। तो क्या हुआ? बैरियर्स हो गए ना आपके लिए। वो ग्लोबलाइजेशन आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, स्मॉल स्केल के लिए बिजनेस करते हैं, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन अभी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए, तो वो आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। तो पहला हो गया बैरियर्स। दूसरा, डिसइकोनॉमी। वही सेम चीज, इकोनॉमी किसकी बढ़ रही है? रिच सेक्शन वालों की, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग जो मध्यम वर्ग के हैं, जो छोटे उद्योग चला रहे हैं, स्मॉल स्केल है, माइक्रो स्केल है या मीडियम स्केल है, वो इतना ज्यादा अभी एक्सपोर्ट की ट्रेंड की तरफ नहीं मूव करे हैं, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है। तो डिस इकोनॉमी मतलब एक की तो बढ़ रही है लेकिन दूसरे की उतनी है या थोड़ी सी कम। क्रिएट मोनोपोली। जब सब कुछ एक ही इंसान देखेगा तो मोनोपोली बनी जाएगी, जाहिर सी बात है। अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हो गया कि हम कुछ भी बेचें, लेना हो तो लो, नहीं तो कहीं और बेच देंगे। तो लोग गलत चीजें बेचने लगे हैं, लोग अनफेयर प्रैक्टिसेस करने लगे हैं, मिलावट करने लगे हैं, सामान में धोखाधड़ी करते हैं, अनफेयर प्राइसेस चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम आपके पास हमारे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको सिर्फ हम ही से प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? अनफेयर प्रैक्टिसेस। लास्ट, इनइक्वालिटी। मार्केट में इनइक्वालिटी आ गई थी, रिस्क सेक्शन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, प्राइवेट सेक्शन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, वहीं जो मेरे पब्लिक सेक्टर है या मेरा स्मॉल और मीडियम स्केल है वो बहुत ब्लीक ग्रोथ कर रहा था या बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा था। तो अब आई होप आप बता सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन आने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन आने से हमारी कंट्री को बेनिफिट्स ही हुए हैं रेदर देन द लॉसेस। तो आई होप सबको वीडियो समझ में आ गई होगा, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।